नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज प्रीलिम्स 2024 के इस सेशन में। और इस क्रम में जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 4 है आज, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ योजनाओं को लेकर के आया हूं, जो इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्रम में अगर हम शुरू करें, तो हमारी जो आज की पहली योजना है पार्ट 4 की, वो है पीएम डिवाइन। आज हम लोग पीएम डिवाइन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पीएम डिवाइन के बारे में सुना भी होगा कि भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनके लिए यह योजना शुरू किया गया है। तो क्या क्या खास बात है इस योजना में, आइए हम लोग जाने। बेसिकली योजना केंद्रीय क्षेत्र की है, यह आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। और ये क्या है कि पीएम डिवाइन योजना, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये बेसिकली ये जो है नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसको फोकस करके यह योजना शुरू की गई है, इसीलिए इसका नाम है पीएम डिवाइन। और ये 2022-23 के बजट में इसको पेश भी किया गया था, खासतौर से ज्यादातर फोकस करके। और इसको क्या है कि मंजूरी 12 अक्टूबर 2022 को मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई। तो देखो, ये बस आपके समझ के लिए, डेट वगैरह आपको इसमें याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश्य से है और कहां के लिए है। तो कहां के लिए तो आपको पता ही चल गया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। और बेसिकली मैंने बताया ना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो केंद्रीय क्षेत्र का मतलब है कि 100% जो फंड है वो केंद्र सरकार इसमें देगी। ठीक है, तो 100% वित्त पोषण के साथ है, जिससे यह कि संसाधन सीधे विकास पहल के लिए आवंटित हो। 100% फंड के सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए देती है कि जिस भी क्षेत्र के लिए विकास योजना है वहां तक पूरे योजना की पहुंच ठीक तरीके से हो सके। इसको उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का के लिए है, तो वहीं के जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, उसी के मंत्रालय के द्वारा यह योजना कार्य कर रही है। उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों ने पीएम गति शक्ति योजना के बारे में सुना होगा। तो पीएम गति शक्ति योजना के अनुरूप ही यह योजना उत्तर पूर्व राज्यों के लिए है। पीएम डिवाइन का लक्ष्य पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्बाध कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, जिस तरीके से पीएम गति शक्ति योजना है ना कनेक्टिविटी के लिए, सड़कें वगैरह या किसी भी मार्ग को, तो उसी तरीके से उत्तर पूर्व राज्यों की आपस में कनेक्टिविटी के लिए कि निर्बाध रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी हो सके, इसी उद्देश्य के साथ फोकस करके उस रीजन को पीएम डिवाइन शुरू किया गया है कि जो भी बुनियादी ढांचा है उसको, वहां पे जो भी परियोजनाएं चलेंगी उसको फंड वगैरह यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। साथ में है कि सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए वहां की कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो भी आवश्यकता है या वहां पे जो भी चैलेंजेज हैं, उन सभी को यानी चैलेंजेज को समाप्त करने, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको पहचानना। और यह योजना उन सभी सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगी जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी आवश्यकता है, जो भी चैलेंजेज है उस क्षेत्र में, उस सब चीजों को, सभी सामाजिक विकास को ये मद्देनजर यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, कि वहां के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके जीवन में समग्र गुणवत्ता आ सके। इस वजह से बेसिकली वहां की नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो युवा हैं और महिलाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए यह योजना है। बात करें तो पीएम डिवाइन क्या कि विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो युवा हैं और महिलाएं, युवाओं और महिलाओं को टारगेट करके फोकस है कि उनको आजीविका का अवसर भी इसके तहत मिले, और इसी उद्देश्य से कि वहां के युवा और महिलाएं उस क्षेत्र के विकास और प्रगति में एक्टिव होकर के भाग ले सके। तो इस उद्देश्य से है। तो ये सभी उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखना होगा कि किस किस उद्देश्य से चलाया गया, खासतौर से क्या इसके लिए है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ये सारा कुछ। फंड की बात करें, बजट, तो इस योजना में जो 22-23 का जो बजट आया था उस बजट में इस योजना के बारे में बात की गई थी। तो उसके तहत 1500 करोड़ रुपए का इसको आवंटन शुरू में दिया गया था। ठीक है, तो आपको बजट याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ के लिए। और 2022-23 से लेकर के 2025-26 ये 4 वर्ष का इसको टारगेट रखा गया कि इस 4 वर्ष की अवधि में जो 15वां वित्त आयोग की भी अवधि है वो वहां तक, क्योंकि 2026 से तो फिर 16वां वित्त आयोग काम करेगा, 1 अप्रैल 2026 आपको तो पता ही है। तो
इसके साथ संरेखित है और इस योजना का कुल खर्च 6600 करोड़ रुपए है इन 4 वर्षों में। उस समय बजट में शुरुआत में 1500 करोड़ दिया गया था, आगे के 4 वर्षों के लिए 6600 करोड़ का है और ये इस तरीके से काम कर रहा है। और जैसे 16वां वित्त आयोग के बारे में मैंने बताया, तो उससे संबंधित एक वीडियो इसी सीरीज में है, आप लोग चाहे तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की एक राज्यवार और परियोजनावार सूची तैयार की गई है। पीएम डिवाइन से लेकर के स्टेट वाइज क्या जरूरत है, राज्य वाइज क्या और कौन कौन सी परियोजनाओं की उन राज्यों में जरूरत है, इनकी एक लिस्ट तैयार की गई, जिससे प्रत्येक परियोजना को संबंधित राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं जो इस परियोजना के लिए लाभार्थी हैं, उनका क्या किया गया कि उन सभी राज्यों के लिए लिस्ट बनाई गई और उन राज्यों में कौन कौन सी परियोजनाएं चलेंगी उसकी लिस्ट तैयार की गई है कि आसानी से उन राज्यों में वो परियोजनाएं लॉन्च की जा सके। अगला जो हमारा एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है संगठन से समृद्धि। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए ये सब, इसीलिए ये सीरीज भी चलाई जा रही है। तो खास तौर से इस अगर हम फोकस की बात करें, इस पे फोकस अगर आप करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह शुरू किया गया है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इसी सीरीज में, क्योंकि ये चौथी सीरीज है स्कीम्स की, तो इसी सीरीज में हम लोगों ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, इसके पहले की सीरीज में इस योजना के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। इसी योजना से जुड़ी हुई है संगठन से समृद्धि योजना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेटेस्ट क्या है और किस योजना की उप योजना के तहत शुरू किया गया है। इसीलिए मुख्य योजना के बारे में भी जानना जरूरी है और उसके तहत जो नए नए उप योजनाएं चल रही है वो सब जानना जरूरी होता है। इसीलिए पुराने सीरीज में डे एनआरएलएम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आप लोग उस सीरीज को देख सकते हैं, नहीं तो उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगी, पुराने सभी जो स्कीम्स की सीरीज है तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या है कि इस योजना के तहत ही दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम ने संगठन से समृद्धि यानी किसी भी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना, ये बेसिकली महिलाओं को फोकस करके डे एनआरएलएम के तरफ से यह योजना शुरू की गई है। संगठन से समृद्धि किसको फोकस करके, महिलाओं को फोकस करके, ग्रामीण महिलाओं को फोकस करके। मंत्रालय कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका स्लोगन क्या है कि किसी भी महिला को पीछे नहीं छोड़ना, यानी संगठन से समृद्धि, लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, ग्रामीण महिलाओं को फोकस्ड है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। और ये इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्वयं सहायता समूह, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, आप लोगों ने स्वयं सहायता समूह के बारे में सुना होगा और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, इस योजना के तहत जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसके अंतर्गत सभी कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को शामिल करना है इस योजना के तहत। ठीक है, और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही चलाया जाता है। उसी के अंतर्गत संगठन से समृद्धि योजना चलाई गई है ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, और वो भी स्वयं सहायता समूहों के तहत। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब ये अभियान है क्या, संगठन से समृद्धि, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आपको पता ही है। समावेशी विकास के अंतर्गत, समावेशी मतलब सबका विकास, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया संगठन से समृद्धि का। इसका उद्देश्य है कि जो भी ग्रामीण परिवार इसके पात्र हैं उनके 10 करोड़ महिलाओं को संगठित करना। स्वयं सहायता समूह के तहत ग्रामीण जो महिलाएं हैं 10 करोड़ महिलाओं को एक साथ संगठित करना है, इसीलिए इसका नाम संगठन से समृद्धि अभियान भी रखा गया है। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके तहत यह योजना काम करेगी। उसके अंतर्गत सभी कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को लाना है, और ताकि ऐसे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभों को वो प्राप्त कर सके। जो संगठन से समृद्धि तक, मतलब जो भी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे जो भी लाभ है ग्रामीण परिवारों को, जो सीमांत कमजोर परिवार हैं उन सबको एक साथ जोड़ना है। ठीक है, 10 करोड़ महिलाओं को यहां पे संगठित करने की बात इसके तहत है। यह अभियान 1.1 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने की विचार के साथ सभी राज्यों में चलाया जाएगा। ठीक है ना, इस अभियान के तहत भारत के सभी राज्यों में लागू होगा, और इसके तहत जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं
तो तकरीबन 1.1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह क्या है। इसके तहत कौन कौन से कार्य प्रस्तावित हैं संगठन से समृद्धि अभियान के तहत। तो इस पे क्या होगा कि ग्राम संगठनों की सामान्य बैठकें आयोजित कराई जाएंगी, क्योंकि ये सभी स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए स्वयं सहायता समूह जो है वो चैंपियनों के द्वारा अनुभव साझा करते हुए परिवारों को इसमें शामिल करने के लिए प्रेरित करना, कि जो पहले से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो अच्छे तरीके से काम किए हैं, उनको शामिल करना और सभी लोगों को उनके बारे में बताना। सामूहिक संसाधन व्यक्ति अभियान का आयोजन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह बैंक खाते खोले जाएंगे और हितधारकों द्वारा संवर्धित स्वयं सहायता समूह का सामान्य डेटा भी तैयार किया जाएगा। तो ये सभी कार्यक्रम इसके तहत होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि ऐसे अभियान की आखिर में आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि भारत की अभी भी 65% जो आबादी है वो गांवों में निवास करती है। तो अभी भी भारत की कुल आबादी की 65% आबादी ग्रामीण है, और इन क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, ग्रामीण भारत की महिलाएं, इनको भारत की इन महिलाओं को भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने हेतु सभी संभव अवसर प्रदान करना। इस उद्देश्य से कि भारत की जो महिलाएं हैं, जो भी ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, वो भारत के जीडीपी के योगदान में मदद कर सके, इसी उद्देश्य से इसको चलाया गया है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप्स का हिस्सा बनेंगी और इसका देश वही देखो जीडीपी में काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से महिलाओं को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आपने देखा कि ये योजना जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत स्वयं सहायता समूह के द्वारा चलाया जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी जानना बनता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या है। तो नाम से ही पता है स्वयं सहायता समूह मतलब अपनी सहायता स्वयं से करना। तो ये जो ग्रुप्स है ना, तो कुछ ऐसे लोगों का अनौपचारिक या संघ होगा जो अपने रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। ये गांव के सभी लोग मिलेंगे, एक साथ इकट्ठा होंगे, कहेंगे कि हमारी ये कमियां है, हमको इसको डेवलप करना है। तो ये जो ग्रुप बनेगा इसी को स्वयं सहायता ग्रुप कहा जाता है, कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए स्वेच्छा से बनाया गया संगठन, ठीक है। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं इसमें, और आने वाले लोगों का ऐसा यह स्वैच्छिक संगठन होता है स्वयं सहायता समूह, जिसे कहा जाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का सामना करते हैं। तो यह होता है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या है कि स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की धारणा पर भी भरोसा करता है। तो यही ग्रुप्स बनाए जाएंगे इस योजना के तहत संगठन से समृद्धि। तो 1.1 लाख यहां पे स्वयं सहायता समूह बनाने की बात हुई है भारत के सभी राज्यों में, ठीक है। उद्देश्य क्या है स्वयं सहायता समूह का? तो इसका उद्देश्य है रोजगार, आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों और हाशियों पर पड़े लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना, कि उन्हीं को डेवलप करके उनके उद्धार के लिए काम करना। बेसिकली अगर आप आम शब्दों में समझे तो सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल करना, बाजार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना है। अगर इसमें ऋण भी दिया जाएगा तो उसमें कोई कोलेटरल जमा नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो उसके तहत ये सारे उद्देश्य हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। जितने संगठित स्रोत हैं उनसे उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के लिए सामूहिक गारंटी प्रणाली इस समूह के रूप में ही गारंटी दी जाएगी, ठीक है। गरीब लोग अपनी बचत जमा करके उसे बैंकों में जमा करते हैं और बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने के लिए कम ब्याज दर के साथ ऋण भी मिलेगी। स्वयं सहायता समूह का अपना जो बैंक है तो वो भी इस तरीके से, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। इसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो अगली योजना है वो है पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस बार के लिए हो सकती है। ये क्या खास बात है इस योजना के तहत? तो इस योजना के तहत यह है कि पूरे देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। ये केंद्र प्रायोजित पूरे देश भर में लागू होगा और उस पर राज्य और सेंट्रल दोनों का क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें फंड जाएगा, इसलिए केंद्र प्रायोजित योजना, और देश भर के 14,500 स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए है। इसका उद्देश्य है कि केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय निकायों के द्वारा
जितने भी स्कूल चलाए जाते हैं, जितने भी प्रबंधित स्कूल हैं, उन स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हो, राज्य सरकार के हो, यूनियन टेरिटरी के हो, या कि कोई स्थानीय निकायों के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कूल हो, उन स्कूलों में से कुछ स्कूलों को चुना जाएगा और उसके उन्नयन के लिए, उसके मजबूती के लिए, उसके विकास के लिए यहां पे कार्य किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, पीएम श्री के तहत, ये ध्यान में रखिएगा। इस योजना का महत्व क्या है? तो ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 में, उसी के तहत इस योजना को चलाया गया है कि उसके सभी घटकों को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा और जो भी स्कूल इसके तहत है वो इस पे कार्य करेंगे और आसपास के अन्य स्कूलों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से स्कूलों को मजबूत करने के लिए कि ताकि भारत की बेसिक शिक्षा मजबूत हो सके। इन स्कूलों का उद्देश्य न केवल गुणात्मक शिक्षा देना, शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास करना, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तियों का भी निर्माण होगा। शिक्षा तो दिया ही जाएगा क्वालिटी वाइज जो भी है, उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, मतलब जो 21वीं सदी का कहें तो जो भी डिजिटल इंडिया, जैसे आज के दौर में आप देख रहे हैं कि स्कूलों में एआई वगैरह को जोड़ा जा रहा है सिलेबस में, कि अभी से बच्चे इन सब चीजों को देख सके कि जितनी भी अत्याधुनिक तकनीक से जुड़ी हुई शिक्षा है उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। इन स्कूलों में अपनाई गई शिक्षा शास्त्र अधिक अनुभवात्मक होगी। समग्र एकीकृत खेल खिलौना आधारित पूछताछ संचालित खोज उन्मुख शिक्षार्थी केंद्रित चर्चा आधारित लचीली, मतलब कि ये जो स्कूलों का चयन होगा इसमें सिखाने की हर तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वालिटी वाइज पढ़ाई होगी, खेल के द्वारा सिखाना, खोज, डिबेट, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, मतलब किसी भी तरीके से एग्जाम देना। तो ये है इसका बेसिकली। और प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों में दक्षता हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा कि इन स्कूलों में प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक बच्चे का कि वो कितना सीख रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, इसको भी मॉनिटर किया जाएगा। सभी स्तरों पर मूल्यांकन वैचारिक समझ और वास्तविक जीवन स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग और योग्यता पर आधारित ये पीएम श्री योजना है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बेसिकली बात करें तो ये स्कूल के प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालयों, खेल उपकरणों, कला कक्षा आदि आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। सारी सुविधाएं उन स्कूलों में दी जाएंगी। स्कूलों को जल संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचा, पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली के एकीकरण, इनके बारे में भी बच्चों को सिखाया जाएगा। तो ये है पीएम श्री का उद्देश्य। तो ये ध्यान में रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है ये सभी। उसके बाद अगला जो एक और इंपॉर्टेंट योजना है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये अभी इसी बार जो विश्वकर्मा दिवस था 2023 का, उसी दिन इस योजना को बेसिकली लॉन्च किया गया। और उसमें खास बात क्या है ये आपको यहाँ पे जानना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार ने इस बार की विश्वकर्मा जयंती यानी कि 17 सितंबर 2023 की बात है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। ठीक, क्या खास है इसके तहत, इस बार के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यानी कि कुम्हार, बढ़ईगिरी करने वाले, मूर्ति कला करने वाले, ये सब जितने भी व्यवसाय में लगे लोग हैं, यानी ये जो व्यवसाय है आपको पता है ये ट्रेडिशनल व्यवसाय है, पारंपरिक है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, इनको डेवलप करने और उनकी कला को संरक्षित करने के लिए बेसिकली यह योजना है। तो क्या है कि ऐसे व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, पहले से ये सब कला चले आ रहे हैं, ये जितने भी कलाकार हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, ऐसे काम करने वाले, उनके उत्थान के लिए यह योजना बनाई गई है। ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, क्योंकि ट्रेडिशनल है, सांस्कृतिक विरासत है, जो कला है बहुत पहले से चली आ रही है, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने की इस योजना के तहत जो भी ट्रेडिशन है, जो भी संस्कृति है, उसको संरक्षण किया जाएगा और उनको डेवलप किया जाएगा, उनको अत्याधुनिक मशीनें वगैरह या ये सब चीजें इसके तहत प्रोवाइड कराई जाएंगी कि अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान हो सके और वैश्विक बाजार में भी इनके बनाए गए उत्पादों को पहुंचाया जा सके। तो यह एक डेवलपमेंट कार्यक्रम है इन लोगों के लिए। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है सबसे इंपॉर्टेंट, तो 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जो पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है।
उसके बाद बात करें तो मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय ध्यान में रखिएगा, इसके लिए जो मंत्रालय है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो है इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा, ये ध्यान में रखेंगे। यह योजना इस मंत्रालय के द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ इस योजना में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय होगा, साथ में वित्तीय सेवा विभाग है, साथ में वित्त मंत्रालय और भारत सरकार, ये सभी संयुक्त रूप से मिल करके पीएम विश्वकर्मा योजना को चलाएंगे। उसके बाद बात करें तो इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसकी खासियत क्या होगी, तो इसके मान्यता और समर्थन की अगर हम बात करें तो इस योजना में नामांकित कारीगर शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिया जाएगा। इस योजना के लिए जो भी नामांकित होगा इसमें व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो, काम करने वाला, बढ़ई, लोहार, सुनार, जो भी, उनको क्या है ना कि एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, और उनका एक पहचान पत्र भी होगा कि ये इस योजना के लाभार्थी हैं, ठीक है। वे 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता के लिए भी पात्र होंगे ये लोग, जो लोग इस योजना का लाभ लेंगे। क्या होगा कि ब्याज दर 5%, पहली किस्त 1 लाख, दूसरी किस्त 2 लाख, और इसमें कोई कोलेटरल उन्हें जमा नहीं करना पड़ेगा, यानी साफ शब्दों में कहें तो बैंक के पास उन्हें अपनी कोई चीज लोन लेने के बजाय जमा नहीं करनी होगी, जैसे कहा जाता है गिरवी रखना, ऐसा कोई नहीं, तो ये कोलेटरल मुक्त है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके तहत क्या है कि इन लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है, कि और भी बेहतर तरीके से अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि इस योजना को 2023-24 के सत्र से लेकर के 2027-28 यानी 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। खास तौर से ध्यान दें तो इसमें इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, कौशल परीक्षण कराया जाएगा, और इसके लिए 500 रुपए प्रतिदिन उन्हें दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपना काम छोड़ के आएंगे यहां सीखने, तो उनका स्किल डेवलपमेंट के नाम पे एक फंड भी दिया जाएगा। और उपकरणों की खरीद के लिए, मान लो कोई अत्याधुनिक उपकरण उन्हें खरीदना है, कोई आजकल के समय तो एक से एक मतलब लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ गए इनके भी, जैसे वो इलेक्ट्रिक वाला चाक आ गया, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब खरीदने के लिए इनको 15,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा, ठीक है, अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए। इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसका कवरेज किस किस एरिया में होगा, क्या इसका दायरा होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह योजना चलेगी, और 18 पारंपरिक व्यापार इसमें शामिल किए जाएंगे। मतलब इस तरीके के काम, बढ़ई, लोहार, सुनार वाले इस तरीके के जो काम है, 18 जितने भी ट्रेडिशनल काम है इसमें शामिल किए जाएंगे। इन व्यवसायों में, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लें, बढ़ई हो सकते हैं, नाव बनाने वाले हो सकते हैं, लोहार हो सकते हैं, कुम्हार हो सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, मोची, दर्जी और इसी तरह के अन्य व्यवसाय, मतलब 18 व्यापारिक व्यवसायों को इसमें मतलब पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका पंजीकरण लोग कैसे कराएंगे जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए पंजीकरण गांवों में सामान्य सेवा केंद्र, जो जनसंपर्क केंद्र, जन सेवा केंद्र गांवों में खुले हैं ना, वहां पे जाकर के इस योजना के लिए ये लोग पंजीकरण करा सकते हैं। और इस योजना के लिए जहां केंद्र सरकार धनराशि मुहैया कराएगी, वहीं राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा जाएगा। मान लो केंद्र तो 100% फंड दे ही रही है, तो उस राज्य को भी कहा जाएगा कि आप भी इस योजना को बढ़ाने के लिए इनका मनोबल बढ़ाएं, इनको कुछ फंड दें। तो ये है इंपॉर्टेंट उद्देश्य। क्या है? यही सुनिश्चित करना कि जो कारीगर हैं इनको घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत करना, कि इनके बनाए गए प्रोडक्ट भारत के बाजारों में तो पहुंच हो ही, और बाहर के देशों में भी उनकी बाजार तक पहुंच और अवसरों में वृद्धि हो। तो क्या होगा? आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। भारत की पारंपरिक जो शिल्प चली आ रही है, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का इस बहाने संरक्षण संवर्धन होगा, क्योंकि ये सब बहुत पुरानी संस्कृति है हमारी। कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता मिलेगी। तो इस उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो तकनीकी प्रगति के बावजूद विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें यही लोग बनाते हैं।
वैसे भी भगवान विश्वकर्मा को निर्माता का देवता माना जाता है, ठीक है ना। ये ट्रेंड चला रहा है हमारे यहाँ, इसीलिए एक दिन उनके लिए डिसाइड है 17 सितंबर, ठीक है, उनकी पूजा होती है। तो खासतौर से उन कारीगरों को पहचानने, समर्थन करने, उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने की आवश्यकता है। मतलब जो लोग निर्माता है, जो लोग बनाते हैं, उनका फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम देखेंगे, आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि इसके पहले तो हम लोग एक एक योजना को देखे। इस स्लाइड में 3 योजना है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है। एक्चुअली इसको एक साथ यहाँ पे करने का रीजन यही है। पढ़ने को तो अलग अलग भी पढ़ सकते थे, लेकिन ये योजना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे उदाहरण के लिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के यूपी योजना के रूप में शुरू हुई है। तो अभी ये लेटेस्ट इसके बारे में कुछ हुआ है, तो इन दोनों के बारे में देखेंगे, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पढ़ लेंगे। तो एक साथ ही ये तीनों कवर हो जाएगा, इसी उद्देश्य से इसको एक साथ लाया गया है। अभी आप समझ जाएंगे क्यों। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया, बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए जो एक पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट वाला जो स्कीम है, इसके तहत तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि सुकन्या समृद्धि योजना SSAS पर रिटर्न, ठीक है, 8% से बढ़ा के 8.2% करने की बात की है। इस पे इस योजना के तहत जो रिटर्न, अभी देखेंगे इस योजना में क्या होता है। जो रिटर्न दिया जाता था 8% दिया जाता था, अब वो 8.2% दिया जाएगा। और ये जो पोस्ट ऑफिस वाली योजना है, इस पोस्ट ऑफिस में जो 3 वर्ष वाली योजना है, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष इस तरीके से यह योजना है, इसको भी अभी डिटेल समझेंगे। तो ये जो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत जो 3 साल वाली योजना है, 3 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो स्कीम है, इस पे जो रिटर्न दिया जाता था वो 7% दिया जाता था, इसको भारत सरकार ने बढ़ा करके 7.1% करने का निर्णय लिया है। तो इस वजह से चर्चा में है, इसलिए इस बार के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है कि यूपीएससी ये रिटर्न पूछे या ना पूछे कितना हुआ, लेकिन इनके बारे में आपको जानना बनता है, ये भी पूछ सकती है। अब देखो, अब सुकन्या समृद्धि खाता योजना ये है क्या, ठीक है, ये खाता योजना है। सुकन्या समृद्धि नाम से पता है कि लड़कियों के लिए है। क्या है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। और खास तौर से किसके लिए, एक बालिका के लिए एक छोटी सी जमा योजना है, ठीक है। बैंक में एक बालिका के लिए इसमें पैसा जमा कराया जाता है, उसके परिवार के सदस्य करा सकते हैं। कैसे, इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में इसको शुरू किया गया है। इसलिए स्लाइड में हमने इस योजना को भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी शामिल किया है। इसके बारे में भी हम देख लेंगे। इसी के एक भाग के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यह जो योजना है सुकन्या समृद्धि खाता योजना, किसी भी लड़की या बालिका की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है, ठीक है। ये पूरे भारत में लागू है। क्या होता है इसके तहत, ये देखिए। इसके तहत योग्य कौन है, तो ऐसी कोई बालिका जो खाता खोलने से लेकर इसकी परिपक्वता की अवधि तक भारतीय निवासी हो। मतलब वो लड़की जिस दिन में खाता खुला और जिस दिन ये खाता क्लोज होगा, परिपक्व को, उसकी उम्र है अभी हम आगे देखेंगे कब तक, तब तक वो भारत की निवासी होनी चाहिए। खाता जो है अभिभावकों में से किसी एक के द्वारा उस बालिका के नाम पे खोला जा सकता है, कोई भी उसका गार्जियन खोल सकता है, जिसने खाता खोलने की तारीख तक 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। अब यहां पे 2 चीजें हैं, मतलब जिस लड़की की आयु 10 वर्ष से कम है, उसका अभिभावक उसके नाम पे खाता खोल सकता है। 10 वर्ष की उम्र के बाद वो लड़की स्वयं भी खाता खुलवा सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत एक परिवार बालिकाओं के लिए अधिकतम 2 खाते खोल सकता है। अगर एक घर में 2 लड़कियां हैं, उदाहरण के लिए अगर मान लो 3 या 4 लड़कियां भी हैं, तो केवल 2 लड़कियों के लिए खुल सकता है, ठीक है। ये हालांकि अपवादों में इस पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ऐसा है कि मान लो किसी घर में 3 लड़कियां हैं उदाहरण के लिए, और 2 लड़कियां एक साथ जुड़वा ही पैदा हो गई हैं, उसके बाद एक लड़की हुई है, तो अगर ऐसा एक्सेप्शन कोई केस है, ऐसा कोई अपवाद वाला केस है, तो उसमें तीनों को यह फायदा मिलेगा। तो वही कह रहा है कि पहले या दूसरे क्रम में पैदा कोई जुड़वा या 3 बच्चों के लिए 2 से अधिक खाते खोलने की अनुमति हो सकती है ऐसे केस में, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि हलफनामा, शपथ पत्र और जन्म प्रमाण पत्र वगैरह उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ इसका लाभ क्या है, तो इस योजना के तहत न्यूनतम निवेश की जो राशि है 250 रुपए
और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। मतलब न्यूनतम 250 रुपए भी और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष खाते में जमा कराया जा सकता है। और जो कि अवधि है 21 वर्ष, मतलब जब वो लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी तब ये मेच्योरिटी हो जाएगा, उसके बाद उस पैसे को निकाल लिया जाता है। 21 वर्ष के बाद उस लड़की के विवाह के लिए या उसके आगे की शिक्षा के लिए उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। वर्तमान में जो सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, इसके कई कर लाभ हैं और सभी लघु बचत योजनाओं में इसकी ब्याज दर सबसे अधिक है। तो अभी भी 8% थी, अब 8.2 के लिए गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, इसीलिए ये चर्चा में है। इस पे अभी तक जितनी भी चल रही है उसमें सबसे ज्यादा ब्याज है लघु बचत योजनाओं में। उसके बाद अगर बात करें डाकघर सावधि जमा योजना, ये भी एक योजना है, इसका भी रिटर्न बढ़ाया गया है। तो ये जो है ये भी राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना है, ये भी भारत के नागरिकों के लिए है। क्या है कि यह सरकार द्वारा समर्थित बचत विकल्प है। इसके द्वारा क्या होगा, जो व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए राशि बैंक में जमा करने और अपने निवेश पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करेगा और उसके बाद जो भी रिटर्न है उसके साथ उसको पैसा मिलेगा, बैंक में नहीं डाकघर में, क्योंकि डाकघर से संबंधित है। यह योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, डाकघर सावधि जमा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या खास बात है, अलग अलग इस पे टाइम लिमिट है, अलग अलग के साथ लोग लिख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो यह योजना 1 वर्ष के लिए खोले, 1 वर्ष वो खाते में पैसा जमा करे, उसके बाद वो चाहे तो निकाल ले, 2 वर्ष के लिए ले सकता है, 3 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए। ये 4 प्रकार के खाते पोस्ट ऑफिस में वो खोल सकता है इस योजना का लाभ लेने के लिए। 100 रुपए के गुणक में ही पैसे जमा होंगे। ठीक है, जैसे 100, 1000, 10,000 इस टाइप के। ठीक है, 1000 रुपए से लेके किसी भी राशि तक इसमें पैसा जमा करने की अनुमति देता है। मिनिमम 1000 रुपए है, उसके आगे 1000, 10,000, 1 लाख जो जमा करे वो चलेगा। ठीक है, यह संयुक्त खाते हो सकते हैं, लघु खाते हो सकते हैं और नामांकन सुविधा की अनुमति भी देता है। ठीक है, ये 2 लोगों के ज्वाइंट खाते भी इसमें खुल सकते हैं। यह जो है यह आयकर अधिनियम के तहत आएगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 5 वर्ष की खाते के लिए आयकर रिटर्न भी प्रदान करेगा, जो 5 वर्ष का खाता खुलवाएगा। ये भी फायदा है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C है, जो कि व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा किए गए कुछ निवेश और खर्चों के लिए सकल कुल आय से कटौती की अनुमति, यानी कि जो लोग इसमें निवेश करेंगे 5 वर्ष वाले में, जब इनकम टैक्स भरना होता है रिटर्न, तो उसमें इस स्कीम को शो कर देंगे तो फिर रिटर्न में कटौती होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम रिटर्न पे करना पड़ेगा। इससे विशिष्ट तरीकों से बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कर योग्य देय कम होता है और करदाताओं को कर लाभ मिलता है। ये है इसकी खासियत। उसके बाद बात करें तो हमने पढ़ा कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबको पता है लेकिन थोड़ा सा जानना बनता है। तो जनवरी 2015 में इस योजना को शुरू किया गया। जो लिंग चयनात्मक गर्भपात, जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता था, कि भ्रूण की जांच करके कि लड़की है तो एबॉर्शन करा दिया जाता था, और गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करने के लिए, कि जो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है जन्म तक, वो उसको संतुलित करने के लिए इस उद्देश्य से शुरू किया गया था। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि ये वही अभी चल रहा है, तो 1000 लड़कों पे 918 लड़कियों का रेशियो था। इसी उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों को मिलाकर के एक संयुक्त पहल है। ये भी ध्यान में रखेंगे। और यह कार्यक्रम देश के 405 जिलों में लागू उस समय किया गया था, अभी तो और बढ़ गया है, अब तो पूरे भारत में है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कि लिंग आधारित चयन पे रोकथाम इसके तहत किया गया। आपको पता है अब कोई भी भ्रूण की जांच नहीं करा सकता कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, बालिकाओं के अस्तित्व सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि बालिकाओं की भ्रूण हत्या बंद हो। बालिकाओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इसीलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ रखा गया है। बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करने के इन उद्देश्यों से इस योजना को शुरू किया गया था। अभी ये योजना मतलब चल रही है। योजना का प्रदर्शन क्या है, जब ये शुरू किया गया उसके कुछ सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये भी आपको जानना बनता है। कि जन्म के समय जो लिंग अनुपात था उसमें बढ़ोतरी हुई, जैसे जो शुरुआत में हमने देखा। तो स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार
वर्ष 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था 1000 पे, ठीक है, 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां, जो कि 2019-20 तक बढ़ करके 16 अंकों का सुधार हुआ, यानी 934 हो गया, 1000 लड़कों पे 934 लड़कियां। तो यह सुधार हुआ, इस योजना के तहत ही भ्रूण हत्या समूह में कमी आई, लोग जागरूक हुए, लोगों को जागरूक किया गया इस योजना के तहत। कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जब योजना शुरू हुई कुछ साल के आंकड़ों का, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मऊ, वहां पे 2014-15 से 2019-20 तक के लिंग अनुपात की बात करें तो यहां पे 1000 पे 694 लड़कियां थी मऊ में, जो कब 2014-15 में। इस योजना के द्वारा फिर 2019-20 में वही आंकड़ा 1000 पे 951 लड़कियां हुई। ये डेवलपमेंट स्कोर है इसका, ये ध्यान में रखिएगा। हरियाणा की बात करें, करनाल हरियाणा में, तो 2014-15 में 1000 पे 758 लड़कियां थी, वहीं ये बढ़ करके 2019-20 में 898 हुई। तो ये इसी योजना का डेवलपमेंट है, ठीक है। महेंद्रगढ़ एक जगह है हरियाणा में, अगर इसकी बात करें तो 2014-15 में यह रेशियो 791 था 1000 लड़के पे, जो कि 2019-20 में बढ़ के 919 हो गया 1000 लड़कों पे। तो ये है इसका डेवलपमेंट बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये तो भ्रूण के मामले में देखा। अब अगर हम लोग स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो क्या है डेवलपमेंट इस पे, तो एएनसी पंजीकरण एक होता है जो पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल गर्भवती महिला का, तो इसके तहत पंजीकरण किया जाता है। इसमें सुधार का रुझान 2014-15 में 61% था, जो कि बढ़कर के 2019-20 में 71% हो गया कि प्रसव पूर्व देखभाल स्वास्थ्य के मामले में ज्यादातर देखभाल करना, हॉस्पिटल वगैरह इन सब के मदद से, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो उनका रजिस्ट्री मतलब ये लोगों ने पंजीकरण कराया, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराया, उसका आंकड़ा दिखा रहा है। पहले मात्र 61% होता था, जो कि इस समय 71%। तो ये डेवलपमेंट है। संस्थागत प्रसव में सुधार हुआ कि लोग प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे क्या हुआ, 2014-15 में ये 87% था, जो कि 2019-20 में बढ़ करके 94% हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें इसके डेवलपमेंट की, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों है, तो सकल नामांकन अनुपात की अगर हम बात करें कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना जो प्रणाली है, उसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात अगर हम देखें तो 2014-15 में 77.45 था, जो कि यह बढ़कर के 2018-19 में 81.32 हो गया। तो ये है डेवलपमेंट एजुकेशन के क्षेत्र में भी। वहीं पर अगर लड़कियों के शौचालय के लिए बात करें तो स्कूलों में अलग शौचालय बढ़ाने का जो रेशियो है 2014-15 में 52.1% था, जो कि 2018-19 में बढ़ करके 95.1%। अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब शुरुआत के कुछ सालों में इस योजना ने क्या प्राप्ति हासिल की, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो और डेवलपमेंट हो गया इसके तहत। इसके तहत तो अब बहुत सारी उप योजनाएं भी शुरू हो गई हैं। अभी देखेंगे थोड़ा सा क्या क्या सुधार हुआ। लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, ठीक है ना। पहले क्या था कि लोग कहते थे बेटी है वो समझते थे, ऐसा नहीं है, उनकी मानसिकता चेंज हुई। क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कन्या भ्रूण हत्या के महत्वपूर्ण मुद्दे, लड़कियों के बीच शिक्षा की कमी और जीवन चक्र निरंतरता पर अधिकारों से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रह रही है, ठीक है ना। लोगों को लड़कियों के प्रति ध्यान केंद्रित करने, उनको फोकस करने, ये जागरूकता चलाया गया। बेटी जन्मोत्सव प्रत्येक जिले में मनाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है कि बेटी के जन्म पर हम लोग खुश होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुड्डी गुड्डा बोर्ड का गठन किया गया है, जैसे कहां पे कि सार्वजनिक रूप से जन्म सांख्यिकी का आंकड़ा जारी किया जाता है, लड़कों की संख्या में जन्मी लड़कियों का प्रदर्शन होता है इसके द्वारा। कहां पे किया जाता है, ये जलगांव जिला महाराष्ट्र में डिजिटल गुड्डी गोडा डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया गया है इस जिले में, इस जिले में कितने लड़के पे कितनी लड़कियां हैं। तो ये है जागरूकता। लिंग संबंधी रूढ़ियों को तोड़ना और पुत्र केंद्रित अनुष्ठानों के को चुनौती देना कि नहीं पुत्र ही चाहिए, इन सब में सुधार हुआ है। तो बालिकाओं के जन्म का उत्सव, बालिकाओं के लिए विशेष दिन समर्पित करना, बालिकाओं के पोषण एवं देखभाल के लिए वृक्षारोपण के, बेटी पैदा हुई तो मैं एक वृक्ष लगाया, ये सब कहा कुडालोर तमिलनाडु
इन सब जो जगहों पे हुआ। बेटियों के साथ सेल्फी, बेटी पे पैदा हुई तो एक प्रोग्राम चलाया गया कि बेटियों के साथ सेल्फी लेना, उसको पोस्ट करना। कहां? जिंद एक जिला है हरियाणा में। तो इस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, लोगों जागरूक हुए, लोगों ने एक पहल की, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ संशोधन भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में हुए, जैसे कि संशोधित क्या क्या उद्देश्य है। तो अब आने वाले समय में अब लड़कियों को बेसिकली स्टेम के शिक्षा में, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जुड़ सके, इस पर फोकस किया गया सरकार की तरफ से कि माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा है उस शिक्षा में विशेष रूप से स्टेम का क्षेत्र, यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, ठीक है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ। क्या होता है कि लड़कियों को ज्यादा सत्तर आर्ट का विषय, होम साइंस, ये सब दिया जाता था, लेकिन अब इन क्षेत्रों में भी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा भाग ले। इन विषयों में नामांकन में 1% की वृद्धि सुनिश्चित की गई। अब तो काफी ज्यादा लड़कियां इसमें भाग ले रही हैं। लड़कियों और महिलाओं को प्रत्येक वर्ष कौशल प्रदान करना, स्किल डेवलपमेंट, की वो आजीविका कमा सके। सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में लड़कियों को जागरूक करना, ठीक है। बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा कि कम उम्र में लड़कियों का विवाह न हो। तो ये सब कुछ चीजें इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में संशोधन भी हुआ। योजना में और भी कुछ अन्य बदलाव हुए, जैसे कि MWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके द्वारा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण पर जोर दिया गया कि सभी डिपार्टमेंट पे कि लड़कियों को क्वालिटेटिव एजुकेशन दिया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के बीच, ये 3 मंत्रालय मिलकर के इन लोगों ने आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोर अपनी शिक्षा पूरी करें, कौशल का निर्माण करें और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कार्यबल में प्रवेश करें। ये सभी किशोरों की बात हो रही है, चाहे लड़के हो या लड़कियां। तो ये सब इंपॉर्टेंट बदलाव हुए हैं इस योजना के तहत। इसके तहत और भी हुआ कि मिशन शक्ति के तहत गठित मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सचिव की अध्यक्षता में, जो इसके सचिव होंगे उनकी अध्यक्षता में क्या होगा, एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाएगी और वो राष्ट्रीय समिति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। तो ये पूरा डेवलपमेंट है इस योजना का। तो गवर्नमेंट स्कीम के सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो था, जो आपके इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसे जरूर आप लोग देखेंगे, काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।